वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहाँ भी डेफिनेशन में आप रेट देखेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में या डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, टाइम से। तो रेट की बात कर रहे हैं तो अपॉन टाइम तो कर दिया, किस चीज़ का रेट, फ्लो ऑफ चार्ज का। तो फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन टी। तो हमारा करंट बेसिकली होता है क्यू अपॉन टी। ये आपका फॉर्मूला आ गया जो आपको न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा। अब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे एक कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। तो जो नेट रिजल्टेंट होता है इस मूवमेंट का वो होता है ज़ीरो। मतलब चार्ज ना तो इधर जा रहा है ना चार्ज इधर जा रहा है, तो हमें करंट क्रिएट ही नहीं होता है। तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेट चार्ज मूवमेंट जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे करंट को मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम एक बैटरी लगा देते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं, तो इसके अंदर स्टोर्ड, बैटरी के अंदर स्टोर्ड जो केमिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और एक फोर्स जनरेट करेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश करना शुरू करेगी और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगी। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे सर्किट में, ठीक है। तो जब एक डायरेक्शन मिल जाएगी तो इसके क्रॉस सेक्शन से, मतलब किसी भी एक पॉइंट को मान लें, हम ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके क्रॉस सेक्शन से इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि इस जगह से इस तरफ चार्ज मूव कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीट्यूड होता है जो नंबर, जैसे हम बोलते हैं 10 किलो सामान दे दो, 20 किलो सामान दे दो, तो इसमें 10 या 20 जो नंबर दे रखा है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन। जैसे यहाँ पे कंडक्टर है, बैटरी लगा दी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश मिला, यहाँ से पुल मिला, यहाँ पे वो खींच रहा है, यहाँ से वो धक्का दे रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो मतलब करंट स्टार्ट हो गया। तो दोबारा आ जाते हैं, जो फॉर्मूला है उस पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी क्यू अपॉन टी, उसे बोलते हैं हम करंट। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आगे चलते हैं, इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ की एक यूनिट होती है ताकि हमारे कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर क्या होता है, ए, सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, वो होता है एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं ए के साथ। तो 1 एम्पियर क्या होगा, अभी हमने बोला करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्यू अपॉन टाइम। तो क्यू का यूनिट क्या होगा, कूलम, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing in 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो बहने वाले करंट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1 एम्पियर। और अब इसे अब नापते कैसे हैं, इसे हम नापते हैं एमीटर की हेल्प से। एमीटर एक डायल होता है जिसके ऊपर मार्किंग्स लगी होती है, 1 2 3 4 5 लिखा होता है। एक नीडल होता है जो हमें बताएगा, जिस भी तरफ पॉइंट कर रहा है वो पता चलेगा कि ये वही मैग्नीट्यूड है, और ए लिखा होता है, इसे बोलते हैं हम एमीटर। आपके यहाँ अगर कोई हैवी मशीनरी लगी होगी जो सेंसिटिव है, जिसके अंदर ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए या बहुत ज़्यादा करंट जाना चाहिए, तो उन केसेस में आपका एमीटर का लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको रीडिंग पता चले कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके यहाँ सबमर्सिबल या पंप लगा होता है तो एक पैनल अलग से मिलता है जिसपे वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों लगे होते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट जा रहा है। अब हम करंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब कैलकुलेशन की बारी आ गई, न्यूमेरिकल की बारी की। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्यू, चार्ज फ्लोइंग है 300 कूलम, टाइम दे रखा है 20 मिनट, निकालना है अपन को करंट, ठीक है। तो अपन को पता है आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो क्यू तो अपन को 300 कूलम दे रखा है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर टाइम की तरफ देखेंगे तो मिनट्स में दे रखा है। अगर मिनट्स में दे रखा है तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सेकंड्स में। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे, 60 का मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 300 अपॉन 1200, 0 0 0 कैंसिल, 3 अपॉन 12 आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया करंट। हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फर्दर कैलकुलेट करके 0.25 एम्पियर पे
छोड़ सकते हैं। अब हमें पता चल गया, हमने लास्ट टाइम पे वोल्ट मीटर पढ़ा था, इस बार अमीटर पढ़ा। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे सर्किट में, ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है। तो वोल्ट मीटर होता है कनेक्ट पैरेलल में, इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब ये दोनों एंड जो होते हैं वो बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पे हों। जैसे मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला एंड 5 वोल्ट पे होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा, ठीक है। अब इसका जो ए पॉइंट है वो 5 वोल्ट पे है और बी पॉइंट है वो 0 वोल्ट पे है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो 5 वोल्ट का ही हो गया। अब अगर हम ये रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, तो इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5 यहाँ पे 0 यहाँ पे, यानी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही इस वोल्ट मीटर को भी मिल रहा है, 5 यहाँ पे 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल कनेक्शन में बराबर होता है, और आपके घर में जो कनेक्शन या वायरिंग की जाती है वो पैरेलल की जाती है। हम आगे चल के पैरेलल कनेक्शन के फ़ायदे और नुकसान भी देखेंगे, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर के बारे में एक और जानना बात ज़रूरी है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ताकि वो मैक्सिमम पोटेंशियल फॉल दे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा पोटेंशियल फॉल देगा। एक फॉर्मूला होता है V=IR, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम अपने दिमाग में ये रखेंगे कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है, और पैरेलल कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अमीटर पे, अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो अमीटर होता है कनेक्टेड इन सीरीज़, इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज़। इसके अंदर स्पेशल क्या होता है कि इसके अंदर फ्लो करने वाला करंट, इसका करंट और इसके अंदर से जाने वाला करंट दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इसको मिलने वाला वोल्टेज और इसको मिलने वाला वोल्टेज दोनों अलग है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक बैटरी लगाई है, 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी ये 10 वोल्ट पे है, 0 पे है। तो जब करंट इसके थ्रू जाएगा तो ये कुछ करंट को खा लेगा, ख़त्म कर देगा। तो मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट पे एंड था, इसने 5 वोल्ट ख़त्म कर दिया, तो ये वाला एंड 5 वोल्ट पे आ गया, और जो एमीटर का ये वाला एंड है वो 5 वोल्ट पे। अब बाकी जो बच्चा कुचा है वोल्टेज वो इसे कंज्यूम करेगा, तो ये 0 पे आएगा। तो नेट जो होगा वो 10 वोल्ट हो गया, लेकिन इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 10 - 5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना था, 5 - 0 5 वोल्ट, ठीक है। बात समझ आ गई। मतलब ये जो 10 वोल्ट की बैटरी थी, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि सीरीज़ के अंदर फ्लो करने वाला जो करंट होता है वो सेम होता है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शन में सेम रहता है। और अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, ताकि मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो कर पाए। अब इसको हम आगे वही V=IR वाले फॉर्मूले से समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्यों लो होता है, ठीक है। ये हम तब समझेंगे डिटेल के अंदर। अभी हम करंट पढ़ रहे हैं, तो आगे चलते हैं कि करंट के बारे में ही कुछ चर्चा करते हैं। हाउ कैन वी गेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा कैसे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि एक मेटल होता है या कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, दाएं बाएं भाग रहे हैं, ठीक है। तो इसे तो हम करंट नहीं मान रहे ना, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट बोल रहे हैं। अगर हम किसी खाली तार को छू लें तो क्या हमें करंट लगता है, हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर करंट है ही नहीं। करंट क्या होता है, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे तो नेट तो 0 बन रहा था आपका। अब एक ही डायरेक्शन में जाने लगा तो इसका मतलब आ गया उस तार के अंदर करंट, और तार के अंदर करंट डालने के लिए हमें चाहिए होती है बैटरी, ताकि बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस फ्लो हम कैसे रखेंगे, तो हम बोलेंगे बैटरी लगा दो या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो अभी इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हो रही थी, तब हमें समझ में आ गई थी कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है। कोई भी चीज़ फिजिक्स के अंदर हम यही मानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागती है। मान लो एक रैंप है और मैंने यहाँ पे एक बॉल को रख दिया, तो वो इससे रोल करके नीचे आएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ हाइट पे है तो उसे हाई पोटेंशियल मानते हैं, नीचे है तो उसे लो पोटेंशियल मानते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे हमने बॉल को रख दिया तो वो ऊपर चढ़ने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पॉजिटिव को मानते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को मानते हैं लो पोटेंशियल। अभी ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है हमें, ताकि हमें आगे वाली बातें समझ में आए कि हमारा पॉजिटिव जो होता है वो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव जो होता है लो पोटेंशियल, ठीक है।
अब पहले हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है यानी कि लो पोटेंशियल टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है यानी कि हाई पोटेंशियल टर्मिनल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, नेगेटिव इसे पुश करेगा, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो करंट का एक्चुअल डायरेक्शन हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इससे हमारे कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई गड़बड़ नहीं होती, हमारी फिजिक्स जैसे चलनी है इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल वैसे ही चलती है। तो हमने इसे इतना बड़ा इशू बनाया भी नहीं, तो हमने बोल दिया कि भाई समझ गए हम कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर ये चीज़ स्पेशली समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रे है, ठीक है, और उस ट्रे में कुछ एग्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये खाली जगह है, ठीक है, हमने क्या किया, इस एग को इधर शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि बीच वाला ये खाली हो गया, मतलब पहले कोने वाला खाली था और अब ये वाला खाली हो गया। अगले वाले स्टेप में हमने क्या किया, हमने और शिफ्ट कर दिया, तो अब ये वाला खाली हो गया। तो हम शिफ्ट तो एग को कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपका खाली वाला पोर्शन है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये पहले इस वाले को नहीं पता, अब बीच में आया और बीच में आगे ये शिफ्ट करेंगे तो ये वाला खाली हो जाएगा, ये शिफ्ट करेंगे तो ये वाला खाली हो जाएगा। तो शिफ्ट तो एक्चुअली हमारे एग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि शिफ्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख ये रहा है कि खाली वाला जो बॉक्स था वो इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ से यहाँ पे मूव करता है तो हम मान सकते हैं ना कि एक पॉजिटिव चार्ज ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है I इक्वल टू 0.36 एम्पियर और टाइम दे रखा है 15 मिनट और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज फ्लो किया है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, I का Q अपॉन T। तो यहाँ से हम Q का फॉर्मूला बना सकते हैं I इंटू टी, मतलब T इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो Q इक्वल टू IT हमारा फॉर्मूला हो गया। I हमें दे रखा है 0.36, ये दे रखा है 15 मिनट्स, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में, 0.36 इंटू 15 इंटू 60, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से करता हूँ। 15 6 90, 0.36 इंटू 90 और इसका ज़ीरो ये मिल गया, ये ज़ीरो ज़ीरो हट गए तो ये पॉइंट हट गया, तो 9 इंटू 36 सीधे सीधे जाएगा। तो 9 6 54 का 5, 9 3 27 और 5 32, 324 कूलम ऑफ चार्ज मूव किया इस पूरे केस में, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एक क्वेश्चन ही करते हैं। पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कन्फ्यूजन है, आप पोस्ट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू एंड गुड बाय।